बिजनेस कोचिंग और बिजनेस कंसल्टिंग के बीच में काफ़ी गैप है। इसको फुलफिल करने के लिए आपने द कंसल्टिंग बैंड शुरू किया है। एग्जैक्टली मैंने इसी को शुरू किया और बिजनेस कोचिंग में भी लास्ट पड़ाव जो होता है वो बिजनेस कंसल्टिंग ही होता है। बिजनेस कोचिंग में मोटिवेशन मिलेगा बट लास्ट पड़ाव उसका कंसल्टिंग पे ही है। तो जब आप लोगों को गाइड करते हैं तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एक तो बिजनेस ओनर के साथ में तो काफ़ी चैलेंजेस होते ही हैं। मेरे बिज़नेस में मेन चैलेंज ये है कि किसी का बिज़नेस सपोज़ एक 5 करोड़ पर है, किसी का 50 करोड़ पर है। 5 करोड़ वाले बिज़नेस ओनर का माइंडसेट अलग है, 50 करोड़ वाले बिज़नेस ओनर का माइंडसेट अलग है। तो सर आपके कोर्स की यूएसपी क्या है? मेरे कोर्स की यूएसपी ये होने वाली है कि एक तो ये 15 साल का मेरा अनुभव है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। खैर मैंने उतार ही देखे हैं ज़्यादातर, चढ़ाव तो खैर अब मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके, बहुत बुरे से बुरा समय देख के, अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ उस चीज़ में अब मैं थोड़ा सा लगता है कि कुछ एक जगह स्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम बिजनेस की नहीं होती है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की होती है। और कभी कभी स्ट्रगल सिर्फ पैसों का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। और कभी कभी लाइफ में हमको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें सही गाइड कर सके बिना जज करे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही इंसान है जिनके वर्ड सिर्फ सुनाई नहीं देते, समझ में भी आते हैं। वो सिर्फ बिजनेस को ही ग्रो नहीं करते बल्कि इंसान की ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। फाउंडर ऑफ द कंसल्टिंग माइंड, मिस्टर अभिषेक शर्मा। सर आप लोगों को सिर्फ बिजनेस एडवाइस नहीं देते हो बल्कि उनके सोचने का तरीका भी चेंज कर देते हो। तो मैं ये जानना चाह रही थी, द कंसल्टिंग माइंड शुरू करने की आपकी क्या कहानी थी? कंसल्टिंग माइंड शुरू करने से पहले एक संघर्ष ही था। उसके पहले का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस जो 12, 13, 14 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया जॉब करते हुए। उस एक्सपीरियंस के बीच में मुझे पता चला कि माइंडसेट कितना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इवन बिजनेस में ही नहीं, बिजनेस के अलावा पर्सनल लाइफ में भी माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बिजनेसमैन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो डेली रूटीन में लगा रहता है। उसको माइंडसेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी फैमिली और अपना बिजनेस प्लस उसके एम्प्लॉयज़ वो सब कुछ प्रॉपरली मैनेज कर पाए। इसलिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं सबसे पहला फोकस उनके माइंडसेट को ठीक करने में या एक सही डायरेक्शन में देने में कोशिश करता हूँ। सर कंसल्टिंग माइंड का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? कंसल्टिंग माइंड का आइडिया मेरे दिमाग में इस तरह से आया कि मैं अपना करियर में जॉब्स तो कर ही रहा था बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि खुद का कभी ना कभी तो कुछ करना ही पड़ेगा। काफ़ी जॉब्स में स्टेबिलिटी मिली, प्रमोशन मिला, एप्रिसिएशन मिला, बट काफ़ी सारी जॉब्स में मुझे स्टेबिलिटी नहीं भी मिली। वहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, आज ये सिक्योरिटी है, कल सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद मैं कंसल्टिंग में ऑलरेडी था। मेरे मेंटोर रहे हैं मिस्टर राहुल मलोदिया जी, जो इंडिया के लीडिंग बिजनेस कोच हैं। उनके साथ मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी कंसल्टिंग इंडस्ट्री में। तो एज ए बिजनेस कंसल्टेंट मैंने ज्वाइन किया उनके साथ। उसके बाद में मैं प्रमोट हुआ उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट। तो वहाँ पे ओनर्स उनसे बहुत कुछ सीखते थे, ठीक है, कि हाँ किस तरीके से बिजनेस को ट्रैक पे ले जाना है, क्या डायरेक्शन रखना है, एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे सिखाना है। तो वहाँ मैंने चीज़ें सीखी कि नहीं, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ का बड़ा एक गैप है, या फिर लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें धंधा बनाना कैसे है। उनको नहीं पता कि उन्होंने काम चालू कर लिया है, एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के टर्नओवर पर हैं, 4 5 6 एम्प्लॉयज़ रखने स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी लोगों की तो कंपनीज भी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ पे पहुंच गए हैं, बट उनको टीम मैनेजमेंट नहीं आया, उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना नहीं आया, उनकी टीम उनके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रही है। धंधा बढ़ रहा है बट टीम बिल्कुल भी उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी। तो मुझे ये चीज़ वहाँ पे उनके साथ सीखने को मिली। कंसल्टिंग के काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनके साथ वहाँ सीखी। बट उसके बाद फिर मुझे कुछ ऐसा फेज़ आया कि मुझे वहाँ से जॉब स्विच करना पड़ा। फिर मैं दिल्ली में मैं एक जगह जॉब करता था, वहाँ अगेन मैंने एक अच्छी पोजीशन पे, आप कहेंगे नेक्स्ट टू द सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में वहाँ पे काम करते हुए मज़ा नहीं आ रहा था। मैं जयपुर बेस्ड हूँ, मेरी पूरी फैमिली यहीं है, तो मैं हमेशा से जयपुर में ही रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक होम सिकनेस कह लीजिए या फैमिली से दूर रहने का एक हमेशा से एक डर सा रहा। तो वहाँ पे मैं अकेला भी रहा। वहाँ पे कितनी रात मैंने भूखे बिताई है, मैं कितना खाना नहीं खाया है, वो सब मुझे मालूम है। उसके बाद मैं फ्राइडे भागता, संडे वापस आता, मंडे को फिर भागता, बस से ट्रेन से ट्रैवल करता। वाइफ, बच्ची, पापा, मम्मी, दादी सब यहाँ रहते, तो उनके साथ मुझे एक कनेक्शन सा टूटता हुआ भी फील हुआ। फिर कभी मम्मी को ले गया 7 दिन के लिए, कभी वाइफ को ले गया, तो वहाँ पे खाना उस तरीके से मिल जाता था, नहीं तो फिर बाहर का खाते खाते भी बहुत परेशानी होती थी। तो एक दिन फिर वाइफ और मैं यहाँ से, जयपुर से हम लोग निकले, बच्ची, मैं और वाइफ, हम लोग दिल्ली पहुँचे। अगले दिन रूटीन की तरह मैं अपनी जॉब पे जा रहा था। तो जाते जाते मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई।
उसको कुछ अनईज़ी फ़ील होने लगा वहाँ पहुँचते ही। तो मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। अब नया शहर था, इतने सारी चीज़ें थी, बट कोई भी एज सच क्लियरिटी नहीं थी कि अब डॉक्टर कहाँ से ढूँढूँ, क्या करूँ? ट्रस्ट नहीं जनरेट कर पा रहा था कि बच्ची को किसको दिखा दूँ। और फिर परेशान भी हो गया था, फैमिली वाले भी परेशान थे कि भागता है, दौड़ता है, फिर आता है, बार-बार चक्कर हो रहे हैं, इस तरीके से। तो मैं और मेरी वाइफ़ बैठे, मैंने उससे कहा कि मुझे जॉब नहीं करनी है आगे, मेरे हाथ में कोई दूसरी जॉब भी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ये है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, पता नहीं कब तक हम लोग आगे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कब तक चला पाएंगे, कोई जॉब नहीं है। तो उसने मुझे वो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट दिया उसी टाइम पे कि हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। मैंने सेम डे रिज़ाइन किया, मैंने कंपनी के सीईओ से सॉरी बोला कि सर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं वहाँ से निकल के सेम डे अपनी गाड़ी के अंदर पूरा सामान पैक किया मैंने, जिस फ्लैट में रहता था, और मैं सेम नेक्स्ट डे, जबकि जयपुर से मैं पहुंचा हूं, नेक्स्ट डे मैं दिल्ली में अपनी जॉब ज्वाइन की है, सेम डे मैंने रिज़ाइन किया है, मैं वापस आ गया हूं, जबकि मैं रूटीन जॉब करने के लिए वापस दिल्ली गया था एक दिन पहले। तब मेरे माइंड में आया कि बिजनेस कंसल्टिंग में एक बहुत बड़ा गैप है। बिजनेस कोचिंग तो लोग ले रहे हैं, मान लीजिए राहुल मलोदिया सर हैं, और भी एक दो नाम है जैसे विवेक बिंद्रा जी हैं, तो इनसे ओनर सीख रहे हैं इनके, ठीक है। ये लोग कोच हैं मार्केट में जो ये सिखा रहे हैं कि धंधा बनाना कैसे है ओनर को, उनकी टीम को कोई नहीं गाइड कर रहा है। तो मैं कोच कभी बनना ही नहीं चाहता, मैं कोच नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ। मैं 1-to-1 कंसल्टिंग ही देता हूँ अपने क्लाइंट्स को उनकी कंपनी के अंदर, इवन ऑन साइट कंसल्टिंग भी मैं देता हूँ। आपकी कंपनी में आके एक एक प्रोसेस सेट करता हूँ। ओनर से ज़्यादा मैं उनकी टीम को ट्रेन करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि टीम ट्रेनिंग ही सबसे मोस्ट पार्ट है बिजनेस के अंदर। ओनर का सबसे बड़ा दुख उसकी टीम है, वो 10 लोगों को हायर कर लेता है, बट उससे सिर्फ मैनेज 2 ही लोग हो पाते हैं, 10 लोग मैनेज ही नहीं हो पा रहे हैं। और उसको लगता है कोचिंग लेके मैंने इतना बड़ा एक कुछ हर्डल क्रॉस कर लिया है कि मैं इसको सीख चुका हूँ, सब कुछ सीख चुका हूँ मैं, बट टीम फिर भी मैनेज नहीं हो रही है। तो वो सिर्फ हमको पता लगा कि नहीं, ये एक लूप होल है मार्केट में, इससे लोग बाग सिर्फ ओनर सीख सकता है कोचिंग इंडस्ट्री से, बट इसकी टीम नहीं सीख पा रही है। तो उनकी टीम को ट्रेन करने का, मैं एज ए कंसल्टेंट प्लस मैं एक ट्रेनर हूँ जो एम्प्लॉय को ट्रेन करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। उस दिन से मैंने कंसल्टिंग माइंड को स्टार्ट किया, अकेला स्टार्ट किया था मैंने अपने घर से, एक सेकेंड हैंड लैपटॉप से, और एक मेरे पास टेबल था, उससे स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। जनरली कॉल्स करना कि सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैंने जस्ट डायल से और जनरली गूगल से स्टार्टअप्स का और MSMEs का मैंने डेटा निकाला, उनसे बात करके कि सर मैं इस तरीके से काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे उनको रीच करने लगा, उनको मैसेज भेजने लगा। काफ़ी समय तक कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर थोड़ा थोड़ा रिस्पांस आने लगा। पहले क्लाइंट आए, फिर उन्होंने कुछ छोटा सा पैकेज लिया मुझसे 50-60 हज़ार का, फिर दूसरे क्लाइंट आए, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया। आज की डेट में मैं NSE BSE लिस्टेड कंपनी को भी कंसल्ट कर रहा हूँ 1-to-1। तब से मैंने ये कंसल्टिंग माइंड स्टार्ट किया, और आज मैं बहुत मोटिवेट हूँ अपने काम को लेके। मेरे माइंडसेट से मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें डाली हैं, और आज अगर मैं धीरे धीरे भी ग्रो कर रहा हूँ तो अपने माइंडसेट की वजह से कर रहा हूँ, और मेरे पुराने एक्सपीरियंस की वजह से कर रहा हूँ, जो मैंने धक्के खा के लिया है और चीज़ें सीखते हुए लिया है। अगर मैं और धक्के खाता आगे तो शायद मैं आगे अपनी लाइफ में और 5-6 साल जॉब करता, बट ये स्टेप नहीं उठा पाता। तो इस स्टेप को उठाने में भी मेरे पीछे जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी वाइफ है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि इन्होंने एकदम से ऐसा बोला है कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तुम करो। तो मेरी लाइफ में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मेरी बैकबोन बन के मुझे सपोर्ट किया है, और आज भी वो लोग मुझे मतलब बैक एंड पे इतना सपोर्ट करते हैं कि वो खड़े हैं तब तक मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। अगर वो नहीं है तो मुझसे मैनेज होगा ही नहीं। मेरा एक ही दोस्त है, ठीक है, विकास चौधरी हैं, वो सिर्फ मेरी इतनी बड़ी बैकबोन है। वो सर्वाइवल उसका है और खड़ा मैं हो रहा हूँ, एक तरह से ये मानिए। मेरी वाइफ का पूरा सपोर्ट है इसके अंदर, वो पीछे खड़ी हैं, और मुझे लगता है कि बस मैं चल रहा हूँ, वो जब तक खड़े हैं तब तक सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तू जो डिसीजन ले रहा है वो बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट है, यही लेना है, तेरे को करना है तो कर ले। क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरी फैमिली में सभी जॉब करते हुए हैं, तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सब समझ नहीं आता। उनको लगता है कि धंधे से पैसा जाता है, पैसा आता नहीं है। पैसा सिर्फ उन लोगों का आता है जो न जाने कब से धंधा बना के बैठे हैं, बिजनेस खोल के बैठे हैं, वही कमा सकते हैं। पर आज मुझे 1.5 साल होने को है,
द कंसल्टिंग माइंड रन करते हुए अब मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे पापा बोलते हैं किसी से भी कि मेरा बच्चा अपना काम करता है और ये आगे कोई जॉब करेगा नहीं, तो पहले वो बोलते थे जॉब कर ले जॉब कर ले, अब बोलते हैं कि वो दूसरे लोगों को कि नहीं अब मेरा बच्चा आता नहीं, अब वो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस दिखाते हैं सबको कि ये मेरा बेटा है, ये वीडियो बनाता है, ये सिखाता है, ये व्यापारियों से बात करता है, बड़े बड़े लोग इससे बात करते हैं, तो वो अच्छा फील होता है। तो कंसल्टिंग माइंड ऐसे शुरू हुआ और उसको शुरू करने के बाद जो मेरा सपोर्ट है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, चाहे फेस मेरा है बट सपोर्ट मेरे पीछे चल रहा है। आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल बेसिकली, रोल मॉडल तो देखिए फादर ही होते हैं सभी के, ठीक है, क्योंकि अब समझ में आता है कि पिताजी ने जो पहले स्ट्रगल देखा, किन्हीं चीज़ों के लिए मना किया, रोका टोका, वो अब समझ आता है कि सही कहते थे। बेसिकली रोल मॉडल मेरे दादाजी हैं, अगर आप वैसे पूछेंगे। वो चले गए 10 साल पहले 2013 में, और जो वो चीज़ें सिखा के गए थे वो आज तक मेरे माइंड में एज इट इज़ सेट है, ठीक है। उन्होंने हमेशा बोला पैसा कमाओ, कंजूस मत बनो, बट फिजूल खर्ची भी नहीं करनी है, कुछ पैसे बचाते चलो, ये करो वो करो। अब समय के साथ चीज़ें बदल भी रही हैं, तो बचाना भी अच्छी चीज़ है, बट बचाने के साथ इन्वेस्ट करना भी अच्छी चीज़ है। तो वो चीज़ें, रोल मॉडल मेरे दादाजी हैं, उसके बाद मेरे पापा, जो सपोर्ट वाले लेवल में कि हम खड़े, तू परेशान मत हो, उन्होंने सपोर्ट किया पूरी तरह से। बिज़नेस को लेके रोल मॉडल आप देखेंगे अगर बिज़नेस आइडिया को लेके, तो वो डेफिनेटली मिस्टर राहुल मलोदिया हैं। आज मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ किसी भी तरह से, बट मैं आज भी उनसे किसी ना किसी तरह से चीज़ें सीखता हूँ बिज़नेस को लेके, और आगे भी सीखना उनके साथ ही चाहता हूँ। मतलब मेरा गोल है कि एक दिन मैं राहुल मलोदिया जी के साथ ही पॉडकास्ट करूँगा, ये मेरा गोल है। बिजनेस कोचिंग और बिजनेस कंसल्टिंग के बीच में काफ़ी गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए आपने द कंसल्टिंग माइंड शुरू किया है। एग्जैक्टली, मैंने इसी को शुरू किया, और बिजनेस कोचिंग में भी लास्ट पड़ाव जो होता है वो बिजनेस कंसल्टिंग ही होता है। बिजनेस कोचिंग में मोटिवेशन मिलेगा, बट लास्ट पड़ाव उसका कंसल्टिंग पे ही है। दुनिया का हर कोच उसको बेसिकली लास्ट कंसल्टिंग पे ही लेके जाते हैं वेबिनार्स के बाद में। तो जब आप लोगों को गाइड करते हैं तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एक तो बिजनेस ओनर के साथ में तो काफ़ी चैलेंजेस होते ही हैं। मेरे बिज़नेस में मेन चैलेंज ये है कि किसी का बिज़नेस सपोज़ एक 5 करोड़ पर है, किसी का 50 करोड़ पर है। 5 करोड़ वाले बिज़नेस ओनर का माइंडसेट अलग है, 50 करोड़ वाले बिज़नेस ओनर का माइंडसेट अलग है। दोनों में सीखना सेम ही है, उन दोनों को ही नॉलेज जो है वो इक्वली ही है, और किसी को थोड़ी ज़्यादा है, किसी को कम है, बट कंपनी डेवलप जो नहीं कर पा रहे हैं उनको वो चैलेंज है। मेरे लिए उनका माइंडसेट चैलेंज है, क्योंकि 50 करोड़ वाले को 100 करोड़ पे जाना है और 5 करोड़ वाले को 8 करोड़ 10 करोड़ पे जाना है। दोनों की टीम साइजेस डिफरेंट होती हैं, टीम की मेंटालिटी अलग होती है। मान लीजिए मैं एक किसी कंपनी को कंसल्ट कर रहा हूँ दिल्ली में, तो एक है किसी यूपी में, ठीक है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका माइंडसेट अलग है जॉब करने का, दिल्ली वाले हैं उनका माइंडसेट अलग है। मेरे जो मेन क्लाइंट्स हैं वो हैं एमएसएमईज और एसएमईज, जो इनिशियली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर स्टार्टअप्स, ठीक है, जिनको अभी आइडिया है बिजनेस में क्या करना है, उनको बिजनेस आइडिया आ चुका है, बट टीम मैनेज कैसे करनी है, टीम को हायर कैसे करना है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बतानी है, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है। तो ये हर बिजनेस का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कपड़ा बनाने वाली कंपनी है या एक रेस्टोरेंट है तो दोनों के एम्प्लॉय सेम होंगे, उसको सेम कोई पैटर्न हम लोग नहीं दे सकते। ये मेरा काम है, क्योंकि अब तक 200 के आसपास कंपनीज कंसल्ट की हैं। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, हर इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ से, ओनर से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, उनके चैलेंजेस को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, उसके सॉल्यूशंस उनको दे चुका हूँ। तो आपको ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी कोई अनटच नहीं है जिसको मैंने अभी तक कंसल्ट नहीं किया, या उनके एम्प्लॉय के माइंडसेट पे काम नहीं किया, या उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाने पे काम नहीं किया। चैलेंजेस बस सबका अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग सिटी और अपने अपने एक लेवल के हिसाब से आता है। एक आदमी 50 करोड़ की कंपनी में काम कर रहा है तो उसका लेवल अलग वो समझेगा, एक 5 करोड़ में कर रहे हैं तो अलग समझेगा। बाकी काम सारी कंपनीज में सेम ही होता है। 5 करोड़ वाली में भी सेल्स हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, हायरिंग हो रही है, वहीं 50 करोड़ में भी हो रही है, 100 करोड़ में भी हो रही है। बट वो मैनेजमेंट जो है वो ओनर नहीं संभाल पा रहे हैं। वो डेली के फायर फाइटिंग में इतने बिजी हैं कि वो ये संभालेंगे या बिजनेस संभालेंगे, या उनको बुक्स देखनी है, फाइनेंस देखना है, सेल्स देखनी है, पैसा आया गया, वेंडर के पेमेंट देखने हैं, उनका पूरा चैलेंज है। इस बीच में उनकी टीम बैकएंड पे क्या कर रही है ना, उसकी रिपोर्टिंग लेना वो भूल ही जाते हैं। वहाँ पे मैं अपना सपोर्ट देता हूँ कि उनकी टीम डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करेगी और मैं ही उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताऊंगा। तो मैंने कंसल्टिंग को बहुत सिंपल वे में डिज़ाइन किया है कि या तो मुझसे कोई अपने 7 डेज़ में, जैसे वीकली रिव्यूज़ होते हैं हर कंपनी में, वो भी मैं करता हूँ।
कोई मुझसे 15 डेज़ में भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो कंपनीज इस अकॉर्डिंगली, हाँ, बट 1 महीने में एक रिव्यू होगा वो बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता है। एटलीस्ट 7 दिन में या 15 दिन में टीम का रिव्यू होना ही चाहिए इस तरीके से, क्योंकि अब मुझे हायरिंग का भी एक्सपीरियंस है, मुझे सेल्स का भी एक्सपीरियंस है, मुझे मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। सिर्फ कंसल्टिंग से नहीं, ये काम मैं 2009 से करता हुआ आ रहा हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब 2009 में थी। उसके बाद मैं सेल्स में, मार्केटिंग में भी गया, कभी किसी कंपनी में हायरिंग भी देखी। सीनियर पोजीशन पे आने के बाद में तो सब कुछ ही देखना पड़ा, ठीक है। तो वो सारी सारी छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझते देखते हुए आज मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस को फेस करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और लोगों को इस चैलेंजेस से थोड़ा सा फ्री करने के लिए मैं बीच में आता हूँ, कंसल्टिंग माइंड की तरह, कि मैं बीच में हूँ। अब वो अपने काम को संभालते रहें, जो वो डेली की फायर फाइटिंग है, टीम से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो मैं अपने कंधों पे ले लेता हूँ। और मिनिमम 6 महीना या साल भर तक मैं उनकी टीम को और उनको आदत डालता हूँ कि इस तरीके से ये प्रोसेस सेट होगा और आपको ये काम इस तरह से करते हुए जाना है। तो 6 महीना अगर मैंने किसी को कोई चीज़ सिखा दी है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो आगे करते रहें, इसको इसी तरीके से हैंडल करें। और मैं अपने कंसल्टिंग पीरियड ओवर होते होते मैं उनको एक सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट दे के जाने की कोशिश करता हूँ कि एक सीनियर बंदा जिस तरह से मैं चला रहा था अब वो चलाएगा। उससे उनका काफ़ी सारे चैलेंजेस और फायर फाइटिंग कम हो जाती है, बट इससे उनको मेरी आदत भी बढ़ जाती है कि अभिषेक संभाल रहा है। तो वो धीरे 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 धीरे, ये मेरा बेसिकली रिन्यूएबल पार्ट भी है। मतलब अगर मैंने आज तक 10 कंपनीज को 1-to-1 कंसल्ट किया हुआ है तो उसमें से 8 कंपनीज हैं जो मेरा रिन्यूअल मांगती हैं मुझसे कि अभिषेक संभालना है, जबकि वो मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि उनकी कंपनी का ही कोई बंदा उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके संभाले, वो ज़्यादा बेटर है। मेरा फोकस वहाँ रहता है। तो आपके पास स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है? स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहली बात ये है कि उसको हायरिंग करनी होती है। बिजनेस आइडिया उन्होंने ले लिया, अब बिजनेस आइडिया ले लिया, एक ऑफिस ले लिया, उन्होंने कहीं से फंडिंग ले ली, ठीक है, अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टार्टअप के लिए है कि डे 1 से अपनी टीम ऐसी बनाओ, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ, ठीक है, जो वो आपको एटलीस्ट 5 साल आपके साथ में चले। अकेला बिजनेस ओनर कुछ भी नहीं है, जीरो है। अगर आज आप मेरी बात भी करेंगे तो मैं भी अपनी धीरे धीरे टीम डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी टीम खुश रहे और मेरी स्ट्रेंथ बनती जाए धीरे धीरे, ठीक है। उनको अच्छा लगे मेरे साथ काम करने में, क्योंकि आजकल जेनजी है, ठीक है। एम्प्लॉय ढूंढेंगे तो जेनजी ही मिलेगा, क्योंकि टेक फ्रेंडली है, एआई है। 90s बॉर्न किड्स हैं या उससे पहले जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को सीखने की, बट जो ज़्यादा टेक फ्रेंडली है, जो ज़्यादा नॉलेजेबल है आज की डेट में, अगर कोई काम है उसको अगर रिसर्च दी जाती है, किसी काम को करने के लिए दिया जाता है, तो वो जेनजी किड है जो वो बहुत जल्दी करके देता है कंपैरेटिवली जो पुराने लोग हैं। अगर हमारी बात करेंगे आप, तो मैं उतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगा जितना एक जेनजी एम्प्लॉय है वो कर देगा। तो मुझे मालूम है कि उनको क्या चाहिए, वो कैसे रिटेन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैं उस तरीके का माहौल देने की कोशिश करता हूँ कंपनीज में, जिससे उनका एम्प्लॉय भी खुश रहता है और ओनर को भी उनका काम उनके टाइम पे होते हुए मिलता है। तो आपके अकॉर्डिंग एक बिजनेस को कब बिजनेस कोच चाहिए और कब कंसल्टेंट? बिजनेस कोच जब चाहिए जब उनको किसी डायरेक्शन की नीड हो। मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर है, उनको कुछ सीखना है कि बिजनेस चलता कैसे है, ठीक है। तो बिजनेस चलेगा कैसे, सबसे पहले आप अपना विजन बनाएंगे कि मुझे करना क्या है इस आइडिया के साथ में। उसके बाद में वो अपनी टीम हायर करेंगे, आपको टीम हायर करनी है। उसके बाद में आपको टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनके परफॉर्मेंस शीट बनानी है, मंथली रिव्यू करना है, वीकली रिव्यू करना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं टीम साइज़ पे, ठीक है। टीम साइज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें वेरी होती रहती हैं कि आपको वीकली रिव्यू करना है या फिर आपको मंथली जाना है, ये इस तरीके से। तो उनको उस समय कोच की रिक्वायरमेंट है अगर ये प्रोसेस समझना है तो, ठीक है। सिर्फ मोटिवेशन और डायरेक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करना है, उस सिस्टम को बनाना है, एग्जीक्यूट करना है कि हाँ आप मेरा विजन क्रिएट करवाइए, आप मेरे एम्प्लॉय की हायरिंग करवाइए, ठीक है। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए कैसे होगा, एम्प्लॉय को ट्रेन कैसे करना है। अब एम्प्लॉय तो मैंने रख लिया, एम्प्लॉय से सेल कैसे करवानी है, सेल्स फनल क्या होता है, मार्केटिंग कैसे करेगा, ठीक है। मान लीजिए रख नहीं दिया, अभी मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग के पर्सन को रख लेता हूँ, कोई फ्रेशर है या अभी वो सीख रहे हैं, उन्होंने मुझसे बजट मांग लिया, सर आप मुझे 20,000 25,000 रुपये महीने का बजट दीजिए, ये मुझे करना है। अब 25,000 का बजट दे दिया, अब मैं महीने के लास्ट में रिव्यू ही नहीं कर रहा हूँ कितनी कॉस्ट पर लीड आई है, कैसे फनल बनेगा, कितनी लीड्स आई हैं, कितने पे कॉलिंग हुई है, ठीक है। तो वो एकदम निल हो जाएगा, ज़ीरो है। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कंसल्टेंट की और ट्रेनर की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई अब आप इस चीज़ को हमें आप करवाते हुए चलिए, हैंड होल्डिंग हो गया। और ये प्रोसेस क्या है, आपको डेली टाइम देना पड़ता है इसमें,
हर बिजनेस ओनर को, उनकी टीम को मैं इतना डीपली कंसल्ट करता हूँ कि मैं सभी के बिजनेस ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में खुद एडेड हूँ। ठीक है, मैंने अपना जो शेड्यूलिंग है वो इस तरीके से की है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो आधा घंटे पहले मेरी, क्योंकि अभी मेरे पास क्लाइंट बेस बहुत लिमिटेड है, मैं अगर आपको बताऊँ 10-15 क्लाइंट्स हैं जिनको मैं अभी फुल टाइम या पार्ट टाइम कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं रात को आधा घंटे स्क्रॉल करता हूँ मैं उस चीज़ को कि भाई मैंने कितने लोगों की रिपोर्टिंग देख ली है, किसने रिपोर्टिंग की है, नहीं की है। तो मैं टीम में ही एक ऐसा बंदा चूज करता हूँ कि भाई तू डेली रिपोर्ट कर रहा है तो अब तू ये देख कि किसने नहीं किया, उसका नाम तू ग्रुप पे डालेगा टीम में ही। तो टीम में एक बॉन्डिंग, टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करवाता हूँ, उनके लिए रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निजेशन प्लान करता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको कभी बुरा ना लगे, उनको अप्रिसिएशन मिलता रहे। ठीक है, हम लोग एक छोटे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी है ना, मान लीजिए 1.5-2 करोड़ का भी टर्नओवर है किसी में, तो वो भी कंसल्टिंग ले रहे हैं, तो उनके एम्प्लॉय के लिए 2 मूवी की टिकट भी मैं करवाता हूँ उनसे कि ये इसने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप इसकी 2 मूवी की टिकट करके दो, ये हस्बैंड वाइफ जाएंगे, फैमिली में से किसी को ले जाएगा, कोई दोस्त को ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 मूवी की टिकट दो, उससे उसको इतना मोटिवेशन आता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। आज एक 2 मूवी की टिकट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आते आते हम लोग फिर काफ़ी कंपनीज में हम लोगों ने ट्रॉफीज भी इंप्लीमेंट करवाई है, ट्रिप्स भी इंप्लीमेंट करवाए हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम BSE NSE लिस्टेड कंपनी को भी कंसल्ट कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय साइज भी अप्रॉक्सीमेटली 100 है वाइट कॉलर्स में। 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो हर एक डिपार्टमेंट अलग है, तो डिपार्टमेंट वाइज मुझे परफॉर्मेंस बनानी होती है। तो यहाँ पे कंसल्टेंट काम आता है कि आप अपनी जो कंपनी का जो भार है, डेली फायर फाइटिंग है, वो आप यहाँ डाल दीजिए। और कोच हमेशा एक सर्टेन फॉर्मेट बनाते हैं। अब वो कपड़े वाले के लिए भी है, रेस्टोरेंट वाले के लिए भी है, लोहा बेचने वाले के लिए भी है, जनरल स्टोर वाले के लिए भी है, उनका सेम फॉर्मेट होता है। क्योंकि एक तो वो काफ़ी बड़े नाम हैं आज की डेट में, और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हर बिजनेस इंडस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक बना पाएँ, क्योंकि उनके वेबिनार्स में वो इतने बिजी रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो बना पाएँ। वहाँ कंसल्टिंग आती है, क्योंकि कंसल्टिंग में आप, अगर आपने सुना हो, बिग फोर्स होते हैं। ठीक है, डेलॉयट है, PwC है, E&Y है, ठीक है, एसेंचर वगैरह, ये जो कंपनीज हैं ये कोर कंसल्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इनका फेस कौन है, तो आप कभी इनका फेस नहीं बता पाएंगे, और जबकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। डेलॉयट इतना बड़ा नाम है, आपसे पूछा जाएगा कि उसका ओनर कौन है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि वो कोच कौन है, तो आप उनका नाम लेंगे कि हाँ वो बिंद्रा साहब हैं, मलोदिया जी हैं, अमित पारिक जी हैं, राहुल जैन जी हैं, तो वो अपने नाम से जाने जाते हैं। जबकि ये कंपनीज जो बिग 4 बनी है, ये कोर कंसल्टेंट कंपनीज हैं। ये सिस्टम के अंदर उतर के चीज़ें देखते हैं, बनाते हैं, सब कुछ। हर कंसल्टिंग कंपनी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोच की तरफ से कंसल्टिंग हो रही है, सब लोग एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। डिपेंड करता है कौन कितना आपके बिजनेस को हैंड होल्ड करके चल रहा है या सिखा के जा रहा है। सीखना भी इम्पोर्टेंट है, कोचेज जो सिखा रहे हैं वो सीखना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको ट्रैक ही नहीं मिल पाएगा कि जाना कहाँ है। और कंसल्टिंग तो अपने आप में चीज़ है ही हैंड होल्डिंग वाली, कि आपको चलो मैं हाथ पकड़ के लेके चल रहा हूँ, आपके एम्प्लॉय का भी मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं जो चीज़ डिफरेंट कर रहा हूँ मार्केट में, वो सिर्फ ओनर के साथ साथ मैंने एम्प्लॉय का भी हाथ पकड़ा हुआ है। मैं ओनर सेंट्रिक या बिजनेस सेंट्रिक कंसल्टिंग नहीं करता, मैं एम्प्लॉय को भी साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। माइंडसेट पे आप कैसे वर्क करते हो? माइंडसेट पे मैम पहले जानना पड़ता है कि माइंडसेट सामने वाले का है कैसा। माइंडसेट भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो ग्रोथ माइंडसेट होता है और एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। कि एक तो जो मैं कर रहा हूँ, हम लोग जैसे आसपास अपने तरफ लोगों को देखेंगे, ठीक है, आज मान लीजिए हमारी एज, हम लोगों ने सर्टेन एक 20 साल का एक ऐसा समय निकाला है सभी लोगों ने, जिसको अपनी मेमोरी में याद है। इस बीच में हम लोगों ने हमारे पापा हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, सबको देखा है, आसपास अंकल हैं, पड़ोसी हैं, कि वो एक ही जॉब में 20-20, 25-25 साल निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट में है तो बात अलग है, प्राइवेट में भी हम लोग देख रहे हैं कि 15-20 साल से एक ही जगह पर वो काम कर रहे हैं। जो सैलरी बढ़ गई वो बढ़ गई, बट करना उनको वही है। वो फिक्स्ड माइंडसेट है। ठीक है, एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, मैंने यहाँ कर लिया, अब मुझे यहाँ से यहाँ बढ़ना है, यहाँ से यहाँ बढ़ना है, क्योंकि उस समय के लोगों ने भी अपने बिजनेस क्रिएट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस समय पे ग्रोथ माइंडसेट नहीं था, सब लोग जॉब से अपना टाइम निकाल रहे थे। तो पहले देखना पड़ता है सामने वाले का माइंडसेट कैसा है। अगर कहीं स्टक्ड है तो उसके लिए मैं कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करता हूँ, मेरे कुछ सेशंस लेता हूँ, उसके लिए उसको चेंज करवाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आज की डेट में जॉब से ज़्यादा बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है, और बिजनेसमैन भी वो नहीं जो पहले से बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेसमैन जिसने कुछ साल पहले, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर हुआ है। हमारी देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स और नए बिजनेस ओनर्स के कारण। जो नए लोग अपने बिजनेस आइडियाज़ लेके आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं।
पिछले 2-3-4 साल में इतनी यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है जो 8-10 हज़ार करोड़ की कंपनीज हैं वो बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और उससे पहले उनकी आप स्टोरी सुनेंगे ना तो कोई पैदल जा रहा है, रोड पे जा रहा है, किसी के पास खाना खाने को पैसे नहीं है, किसी के पास रहने को जगह नहीं है, कोई मेट्रो से ट्रैवल कर रहा है, कोई पैदल आ रहा है मेट्रो से दूसरी जगह से जाके, है ना, किसी कोई दोस्त के यहाँ पे रूम में रह रहा है, एडजस्ट कर रहा है, अपना घर छोड़ के चला गया। वो लोग 8-10 हज़ार करोड़ की कंपनीज को आज खड़ा कर चुके हैं 4-5 साल में। तो इन 5 साल में आप देखिए कोविड के बाद से, जबकि ऐसा लगता है कोविड अभी कल ही गया है, हम लोग उससे अभी जूझ रहे थे, तो उससे आदमी, रोड पे चलता हुआ आदमी आज आसमान में है बैठा हुआ। वो जर्नी तय कर चुका है 5 साल में। तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि स्टार्टअप और बिजनेस ही आगे आने वाला फ्यूचर है। लोग बाग कर ही नहीं रहे नौकरी, लोगों को काम करने के लिए एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, और जो एम्प्लॉय है वहाँ पे वो काम कर नहीं रहा है। ये 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी चल रही है इस समय। तो आपकी कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी लाइफ आपने पूरी तरह से बदल दी हो? मैम ऐसा हम लोग, देखिए मैंने ओवरऑल कंसल्टिंग जो एक्सपीरियंस है उसमें से कई नाम हैं, पर क्योंकि मैं दूसरी कंपनी में जॉब करता था तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली वो उसी कंपनी के लिए है। मेहनत हमारी भी बैकएंड पे होती थी, बट उसका क्रेडिट उन्हीं की कंपनीज के लिए है। काफ़ी कंपनीज हैं जो 20 करोड़ से 1200 करोड़ गई, 5 करोड़ से 10 करोड़ गई, 15 करोड़ से 35 करोड़ गई, ठीक है। अगर मेरी कंसल्टिंग करियर में आप बात करेंगे, ठीक है, तो मैं टर्नओवर वाइज नाम आपको ले सकता हूँ कि उनका टर्नओवर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बट उससे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा उनका सुकून इंक्रीज हुआ है। उनके एम्प्लॉयज़ की रिपोर्टिंग मैंने मेरे पास ले रखी है, तो वो डेली मुझे रिपोर्ट करते हैं, ना कि उनको परेशान करते हैं। तो उनका माइंडसेट अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में अपने आप जा रहा है। इस तरीके की बहुत सी सक्सेस स्टोरी है। हर बिजनेस का अपना अलग सक्सेस पॉइंट है, पैसा ही सक्सेस नहीं है उनके लिए। वो मैनेजमेंट भी एक तरीके की सक्सेस है कि ये मैनेजमेंट हो गया, अब मैं मेरे काम पे फोकस कर रहा हूँ, टीम वहाँ पे अभिषेक संभाल रहा है। तो आप ये सारा बिजनेस संभालते हो, हाँ, खुद का माइंडसेट कैसे क्लीन रखते हो आप? वही मैं कह रहा हूँ, यही संघर्ष है पिछले 15 साल का। मुझे 15 साल हो चुके अपना करियर स्टार्ट किए हुए। यही माइंडसेट के बाद मैंने अपना काम चालू किया, जिसमें कि मैंने खुद को उस लेवल पे प्रिपेयर किया है कि आज मुझे आप और 10 क्लाइंट देंगे या 10 कंपनीज मेरे पास और आएंगी, तो मैं एक टाइम पे 500 से 800 एम्प्लॉयज़ को एक टाइम पे हैंडल कर सकता हूँ। मैंने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर लिया। पिछला जो मेरा टाइम गया, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, या जो मैंने एक तरह से आप कहिए कि स्ट्रगल जो मैंने फेस किया है, ठीक है, फैमिली की तरफ से, काम की तरफ से, जॉब की तरफ से, फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए बार बार क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ये सोच के अपने आप को उस तरीके से मैंने डिज़ाइन कर लिया। आप कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके हाँ। बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। मेरा कोर्स आ रहा है आरंभ। आज की डेट में हर इंसान एक अलग अलग वेबिनार खरीद रहा है। माइंडसेट के लिए अलग वेबिनार खरीदता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अलग वेबिनार खरीदता है, कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग के लिए अलग वेबिनार खरीद रहा है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अलग वेबिनार खरीद रहा है। हाउस वाइफ्स जो लोग घर पे रहते हैं वो वर्क फ्रॉम होम से क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए वेबिनार्स अलग अलग खरीदे जाते हैं। तो उसको मैं कंबाइंड करके अपने कोर्स में लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे वो लोग सीख पाएंगे कि माइंडसेट कैसे करना है, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे शो करना है। क्योंकि आज की डेट में आप कोई एम्प्लॉय है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है और उसका जो सीनियर है वो उससे कम पढ़ा लिखा है, बट वो उससे सीनियर है। वो क्यों है? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे उसने काम किया, उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। इस वजह से वो आपसे ऊपर है और आपके पास डिग्री है, बट आज आप उसके नीचे ही काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए कंबाइंड कोर्स ला रहा हूँ, आरंभ जिसका नाम है, जिसमें कि मैनिफेस्टेशन से लेके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से लेके आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करेंगे, स्किल्स कैसे सीखेंगे, फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उनके ऊपर ये कोर्स आ रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा, हम लोग जयपुर में रहते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग बाग कोचिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। हमारी देश के अंदर एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मारामारी है, ठीक है। मोस्टली जो लोग गांव में रहते हैं, बच्चे, उनके परिवार गांव में रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो जयपुर आके पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी फैमिली खेती बाड़ी कर रही है या गांव में अपना छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रही है। वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद में क्या होता है, कोई बच्चा 20-22 साल की एज में यहाँ पर आया, सरकार में हमारे 35 साल की ओवर एज है, 35 साल के बाद में उसको जॉब नहीं मिलती है गवर्नमेंट।
तो बट उसकी फैमिली का प्रेशर रहता है कि तू करेगा, आज रेलवे में भर दे, आज यूपीएससी कर ले, आज वहाँ पे जॉब निकली है, आज 3rd ग्रेड के फॉर्म भर रहे हैं, आज 2nd ग्रेड के भर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर, हम यहाँ पर हैं, तेरे को भेज रहे हैं। अब वो 20-22 साल में यहाँ पे आता है। ऐसे मैंने करीब 100 लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने ये जर्नी तय की है। उसके बाद जो उनको परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, उसके लिए ये कोर्स आ रहा है। उन्होंने यहाँ पे 20 साल में एंटर किया जयपुर में। माता पिता उस समय 5-6 हज़ार रुपये भेजते थे, आज उनको 15-20 हज़ार रुपये भेजते हैं। बट उन चीज़ों को 10 साल हो गए कंटिन्यू करते हुए। अब वो लगे हुए हैं उसी जद्दोजहद में कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लाखों में से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? बहुत कम होते हैं। बट लाखों के लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं कि 20 साल से 35 साल तक ओवर एज में हर फॉर्म भरूंगा और सरकारी नौकरी लूंगा, बट सबको नहीं मिल रही है। इस बीच में उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, एक वाइफ आ जाती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, बट वो कभी भी पैसा अर्न नहीं कर पाए। इवन जिस तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है, वो अपनी कोई स्किल भी डेवलप नहीं कर पाए, सिर्फ अपनी किताबों को रटने के अलावा। तो जब उनकी एज हो जाती है 35 ईयर और उनको जॉब नहीं मिलती है, फिर उस टाइम पे वो देखते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, बीवी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फीस भी नहीं है, वाइफ को भी कुछ चाहिए तो वो उसके माता पिता पे डिपेंडेंट है कि उसको कुछ चाहिए तो वो उनसे मांगेगी। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसके माइंड में मेरा पति बाहर जॉब कर रहा है, उसको कुछ नहीं, अभी वो अर्न नहीं करता तो मैं कुछ मांग भी नहीं सकती वो। तो इस तरीके से मान लीजिए कोई परिवार अपने बच्चे को यहाँ पे रहने के लिए 15,000 रुपये महीने भेजता है, पीजी में रहने के लिए, खाना पीना करने के लिए। तो जो काम 15,000 में हो रहा है, मैं उस कोर्स में आपको बताऊंगा कि वो काम 14,000 में भी हो सकता है। और उस 1,000 रुपये को आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए चलना है, जिससे कि वो आपको धीरे धीरे वो पैसा भी आपका बढ़ता रहे। कि जब आपकी अगर बाई चांस भगवान ना करे कि आपकी जॉब ना लगे सरकारी, तो जब आप अपने गांव वापस जाएं, अपने घर वापस जाएं, तो आपके पास पीछे 5-7 लाख रुपए का एक फंड होना चाहिए जो ग्रो करता हुआ हो। ठीक है, अगर आपको जाना है, बच्चे की फीस देनी है, वाइफ को कुछ ज़रूरत है, माँ बाप को कुछ ज़रूरत है, तो 5-7 लाख रुपए आपके पास बैकएंड पे हो कि आप कोई काम शुरू कर पाएँ, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, पर तो जॉब उनको मिलेगी 15-20 हज़ार रुपये की। पूरे 10-15 साल काम करने के बाद, पढ़ने के बाद में जॉब वही मिलेगी जो आज 12वीं पास करी हुए बच्चे को मिल रही है, 10,000 से 15,000 के बीच में। 15,000 की जॉब भी अगर उसको उस टाइम पे करनी पड़े, तो उसके साथ साथ उसको स्किल्स अभी से कैसे डेवलप करनी है, जिससे वो जब वहाँ से फ्री हो तो एक अच्छी जॉब पे जा पाए, क्योंकि पैरेलल वो स्किल्स डेवलप कर रहा है अपनी। तो ये मैं सिखाने के लिए आरंभ लेके आ रहा हूँ। तो सर आपके कोर्स की यूएसपी क्या है? मेरे कोर्स की यूएसपी ये होने वाली है कि एक तो ये 15 साल का मेरा अनुभव है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। खैर मैंने उतार ही देखे हैं ज़्यादातर, चढ़ाव तो खैर अब मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके, बहुत बुरे से बुरा समय देख के, अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ उस चीज़ में अब मैं थोड़ा सा लगता है कि कुछ एक जगह स्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ, और स्टेबिलिटी आ भी रही है धीरे धीरे। भगवान की दया से वो चीज़ें हो भी रही हैं जैसा मैं चाह रहा हूँ, भगवान उसमें साथ भी दे रहे हैं। तो यूएसपी सबसे पहले तो ये मेरा पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है। सेकंड, इसकी यूएसपी ये है कि जिस तरीके से आप लोग अलग अलग कोच का अलग अलग कोर्स लेते हैं, चाहे मैनिफेस्टेशन का है, चाहे आपका कॉन्फिडेंस स्पीकिंग का है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, या आपको सेल्स सीखनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें मैं एक ही कोर्स में बहुत सिंपल तरीके से कंबाइन करके लेके आ रहा हूँ। अलग अलग कोर्स या वेबिनार खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी, अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो। सर आपका कोर्स आरंभ, इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट क्या है? हाईलाइटेड पार्ट कोर्स का या लाइफ का आप मान लीजिए एक ही है, माइंडसेट। मैनिफेस्ट करना, हमारे माइंडसेट को चेंज करना, यही सबसे कोर पार्ट है। उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपका माइंडसेट आपको बोलेगा कि हाँ मुझे ये पर्सनैलिटी डेवलप करनी है अपनी, मुझे चेंज करना है, मुझे अपना शायनेस हटानी है, मुझे पब्लिक में बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स चाहता हूँ मैं, तो वो माइंडसेट से ही होगा। तो कोर फैक्टर है माइंडसेट। और दूसरी चीज़, जो आपको चीज़ें चाहिए लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्टेशन के बहुत से तरीके हैं जो हम लोग कुछ बहुत सिंपल टेक्निक इस कोर्स में बताएंगे सभी को, वो सबके लिए हेल्पफुल है। चाहे वो एक स्टूडेंट है, एक 10th 12th पास किया हुआ बच्चा है, या फिर हाउस वाइफ हैं, या स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाउंडर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर नॉर्मल लाइफ में आप और मैं बैठे हुए हैं, इस तरीके के लोग, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन ही इज़ द की ऑफ सक्सेस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ही आप चीज़ों को अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है,
लोग ये सोचते हैं कि बस सोचो और काम हो जाएगा, हम्म। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता तो है। आपके अकॉर्डिंग ही क्या है, एक साइंस है, एक टूल है, या कम्प्लीटली माइंडसेट? ये तीनों चीज़ों का मिश्रण है। ठीक है, साइंस भी है, एक टूल भी है और माइंडसेट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि एक यूनिवर्स है हमारे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, जिस प्लैनेट पे हैं, इसके अलावा भी बहुत प्लैनेट हैं जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो यूनिवर्स में हमारे ग्रह होते हैं, तो कभी ना कभी वहाँ से एक तथास्तु आवाज़ निकलती है कि ऐसा हो रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया। वो बोलने के बाद ही वो बोलेगा कि तथास्तु। अच्छा बोलोगे तो अच्छा पे मिल जाएगा, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव भी मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई पॉजिटिविटी नहीं है कि भाई आप इस चीज़ को बोल रहे हैं तो यही होगा। मान लीजिए आपने कुछ नेगेटिव वर्ड भी आपके यूज़ ले लिया कि ये चीज़ नहीं हो रही है और उस पर तथास्तु आ गया, तो वो चीज़ नहीं ही होगी। ये चीज़ प्रैक्टिकल है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस भी है, एक टूल इसलिए है कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप उसको पॉजिटिवली कैसे कर सकते हो, वो टूल है। उसको एज अ टूल यूज़ कैसे करना है आपको, तो पॉजिटिव चीज़ें ही बोलनी है। हाँ, ये हो चुकी हैं, ये हो चुकी हैं, ठीक है, मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, तो इसको जीना। इसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सारी चीज़ें जो हम लोग सुनते हैं मैनिफेस्टेशन, इसके अलग अलग पार्ट हैं। इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। सिंपल वे में कैसे किया जाएगा वो इस कोर्स में हम लोग लेके आने वाले हैं। आपके कोर्स में एक बात है कि आप हाउसवाइफ को, स्टूडेंट्स को, सबको ट्रेनिंग देते हैं, सबको गाइड करते हैं। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कम्प्लीटली लॉस्ट फील करता है, पैनिक अटैक्स भी उनको आते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? वही अगेन हम लोग उनको यही गाइड करेंगे कि जो पैनिक अटैक्स आते हैं आजकल, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखने से ही दूर हो सकता है। हम लोग कितना भी सोचते रहेंगे, हम लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, अभी सोच रहे हैं, मैं किसी चीज़ के लिए नेगेटिवली परेशान हो रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ मेरे साथ ये हो गई है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। होना वही है जो उस टाइम पे होगा, बट मेरा माइंड भी ब्लैंक हो चुका है, बाकी मेरी सोचने समझने की शक्तियाँ इस समय गायब हो चुकी हैं। मैं किसी दूसरी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे लगता है कि अब काम आगे चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं चलेगा तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं चलेगा नहीं चलेगा सोच रहा हूँ। तो एक तो वो नेगेटिवली जा रहा है यूनिवर्स में, तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड, आप उसके साथ अपनी फैमिली को इफेक्ट कर रहे हो, आप अपने दोस्तों को इफेक्ट कर रहे हो, आप किसी जनरल पर्सन से भी इस तरीके से बात कर रहे हो कि जो मतलब प्रैक्टिकली अच्छा ही साउंड नहीं कर रहा है, तो आप वो रिश्ते भी लूज कर रहे हो, तो ये गलत है। तो पैनिक अटैक हो, आपका स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, आपको विजन क्लियर नहीं हो आपको लाइफ में कि आपको चाहिए क्या, वो इस चीज से बहुत क्लियरिटी पे आता है। आने वाले नेक्स्ट 3 और 5 ईयर्स में आपका क्या प्लान है? मेरा नेक्स्ट 3 और 5 ईयर्स में प्लान कहिए, विजन कहिए आप, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 लाख लोगों को इस चीज़ से गाइड कर पाऊँ कि उनको लिए मैनिफेस्टेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है आज की डेट में, और अगले 5 साल में इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, उनके लिए कितना स्कोप है, कितने चांसेस हैं इस जगह पे अपने आप को बड़ा करने के। जहाँ पे आप जॉब पे सोच रहे हैं कि यार मैं अब 40,000 की जॉब कर रहा हूँ, 50,000 की जॉब कर रहा हूँ, ये 1 लाख कब होगी, तो आप अपनी स्किल डेवलप करके, ठीक है, उस 1 लाख को तो आप सेम डे अर्न कर सकते हैं। एक स्किल का मतलब आज की डेट में एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जितनी स्किल आप अपने अंदर डेवलप करेंगे उतनी आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं अपने अंदर स्किल क्या क्या डेवलप करता हूँ, मैंने सेल्स सीखा है, मैंने मार्केटिंग सीखा है, मैं एचआर सीखता हूँ। मुझे आप कोई भी एचआर कंप्लायंसेस पूछ लीजिए, एचआर पॉलिसी पूछ लीजिए, लेबर लॉज पूछ लीजिए, आप सेल्स फनल पूछ लीजिए कैसे बनाना है, वो सेल्स फनल काम कैसे करेगा, किस इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, मार्केटिंग कैसे काम करेगी, पैकेजिंग कैसे काम करेगी, ब्रांडिंग कैसे काम करेगी। तो मैं खुद को उस तरीके से डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस स्किल के दम पे आज एक कंसल्टिंग बिजनेस ओपन करने में कहीं ना कहीं सक्सेस मुझे मिल पाई है कि मैं इस चीज़ को करके कहीं भी ब्लैंक नहीं होता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे, पैसा कमाने का सोर्स डे बाय डे खुलता जाएगा। और इसके लिए मुझे भी एक ऐसे बंदे ने सजेस्ट किया है, एक ऐसे जो मेरी लाइफ में एक ऐसे इंसान है, मिस्टर अमित तिवारी हैं, जो मेरी कंपनी में को फाउंडर भी हैं। प्लस ये सारी चीज़ें हम लोग उनके थ्रू सीखना स्टार्ट किया था मैंने अपनी लाइफ में कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है। उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि भाई हमको ये चीज़ें सिखानी भी चाहिए लोगों को। हम कर तो रहे हैं, हम इससे थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। हमने कैसे स्टार्ट किया, हमारी सैलरी आई, समझो एक्स अमाउंट हमारी सैलरी आई, उसमें से हमने 10 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट किया। वो 10 रुपये के इन्वेस्ट करने के साथ हमको 13 रुपये मिल गए। ऐसा लगा इस महीने का पेट्रोल का खर्चा निकल गया, इस महीने का कार की EMI निकल गई। वहाँ से हम लोगों ने सीखा। तो उनका ये आइडिया है मिस्टर अमित तिवारी का कि यार हमको ये चीज़ें लोगों को भी सिखानी चाहिए। वो इस तरीके के इनोवेशंस में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे।
कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? सबसे पहली बात, ऑडियंस के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है जो कि मैं अपने कोर्स के थ्रू भी लेके आ रहा हूँ। होपफुली मैं इसको जनवरी में लॉन्च कर रहा हूँ, इस कोर्स की पहली क्लास को। ऑडियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव रखना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, उसके साथ आपको अपनी स्किल भी डेवलप करनी है और बाकी की चीज़ें आपको कोर्स में पता चलने ही वाली हैं। आज की कॉन्वर्जेशन एक रिमाइंडर थी कि क्लैरिटी लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग होप, डायरेक्शन एंड चूजिंग अ राइट करियर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपने इंसाइट्स को शेयर करके। और मैं चाहता भी था कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ें लोगों तक पहुँचें, क्योंकि अभी सिर्फ उन लोगों तक ही पहुँच पा रही थी जिनको मैं 1 to 1 सिखा रहा हूँ या मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोच नहीं बनना चाहता हूँ, तो मैं चाहता था कि ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरल पब्लिक तक चीज़ें पहुँच पाएँ। थैंक यू गाइस, दिस इज शारविन अनप्लग। मैं हूँ श्रेया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।